Today we'll be talking about I'm taking shots at the enemy. So in this video, I have two students who will be talking a bit about the electron spin resonance, which is also known as electron paramagnetic resonance, which is a spectroscopic technique confined to the study of species having one or more unpaired electrons. So among the large number of systems having one or more unpaired electrons, the most important ones are the free radicals, transition metal ions, ions and molecules having odd number of electrons. So with this intro, let us now start with this video, and please do not miss the bloopers towards the end of this video. Here we go. Today's our topic is electron spin resonance, and the another name is electron paramagnetic resonance. Why it is known as electron paramagnetic resonance we are going to study here. As the name suggests, electron paramagnetic resonance, we are going to have a paramagnetic substance to study. It is a very powerful and sensitive technique to study paramagnetic substances. So in this we are going to have DPPH substance. We are aiming to calculate Landes G factor here. In these substances, in the orbital shell we have only one electron. हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और अगर उसका स्पिन है तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होगा, वो है म्यू. अब स्पिन में क्या होता है कि अगर वो अप स्पिन है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा +½ और अगर वो डाउन स्पिन है तो उसका क्वांटम नंबर होगा -½ फिर अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड हम उसमें अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होने लगेगी, जैसे एक लट्टू घूमता है उस तरह से उसकी ओरिएंटेशन होने लगेगी, और इसी ओरिएंटेशन को लार्मर प्रिसिशन बोलते हैं. और जिस फ्रीक्वेंसी से ये प्रोसेस हो रहा है इसको बोलेंगे हम लार्मर प्रिसिशन. अब होगा क्या कि इसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो उस तरह की हम वेव्स देते हैं. तो होगा क्या, एक जो ये फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं, ये जो वेव्स जनरेट कर रहे हैं, ये एक तरह से एनर्जी हुई, सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर देगा और ये अपनी स्पिन उल्टी कर देगा बिल्कुल. तो पहले ये अप स्पिन था, अब ये डाउन स्पिन हो जाएगा. और ये ऐसा क्यों नहीं होता कि ये डाउन स्पिन होता है, ये बीच में रुक भी तो सकता है. बट इसका एक्सप्लेनेशन दिया है स्टर्न-गर्लिच थ्योरी ने, जिसके अकॉर्डिंग जो फर्मियंस हैं वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं हमेशा. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्वांटाइजेशन हो जाती है. तो या तो वो +½ होगा या -½ होगा, यानी कि वो या तो अप स्पिन होगा या डाउन स्पिन होगा. तो बीच की सिचुएशन या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता. ये स्टर्न-गर्लिच के थ्रू हमें पता लगा. फिर उससे क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये वाली जिससे वो प्रोसेस कर रहा था, वो अगर इक्वल हो जाती है हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी के अलॉन्ग, तो ये वाली कंडीशन जो होती है वो हमारी रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है. अब इसमें क्या है कि जो ये एंगुलर मोमेंटम है इसका, ये प्रोसेस करेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. इसमें गामा जो है वो गायरोमैग्नेटिक रेशो है, जो कि जिसका एक्सप्रेशन ये है Q/2m इंटू स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो हमारा ये है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया. अब हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी है, ये होती है 2π/μ0. μ0 हमारी यही लार्मर फ्रीक्वेंसी है, हमने यहाँ पे ये पुट किया, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसका ये एक्सप्रेशन आ गया, जहाँ पे ये जो G है वो लैंडेस G फैक्टर है. ये एक, इसका बेसिक वैसे सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता, बट ये एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है. आज हम ESR के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करेंगे. जो हमारा सैंपल होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए हमारे पास एक कॉइल होती है, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल. वो सर्कुलर ही क्यों होती है, क्योंकि सर्कुलर में होने से वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है. और जो हमारा हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है वो जुड़ा होगा एक RF ऑक्सीलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर. हम यहाँ देंगे माइक्रोवेव,
रेडियो ऑक्सीलेटर जुड़ा होगा डिटेक्टर से, डिटेक्टर आगे होगा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी सिग्नल सारे उनको एम्पलीफाई करेगा। तो जो भी सिग्नल एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा वो CRO या DSO में आएगा, ठीक है। वाई एक्स कंपोनेंट पे हम देंगे स्वीप यूनिट, मतलब 50 हर्ट्ज साइनोसॉइडल वेव देंगे। हम साइनोसॉइडल वेव ही क्यों देंगे, DC क्यों नहीं देते, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव की वजह से हमें जो डिटेक्शन होगा वो सिंपल और सेंसिटिव होगा। क्यों, जो कि जो DC होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हमें पता नहीं है वो इलेक्ट्रॉन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे फ्लिप या स्पिन करेगा, जबकि जो साइनोसॉइडल वेव है वो एज ए साइन वेव या AC कर लो आप, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहेगी, तो हमें कहीं ना कहीं वो हमें रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ साइनोसॉइडल वेव ले रहे हैं। अब आ जाओ हेल्महोल्ट्ज कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, बायोट-सवर्ट्स लॉ, ठीक है। उसके बाद जो हम साइनोसॉइडल वेव्स दे रहे हैं ना, वो जो है हेल्महोल्ट्ज कॉइल को हम जो 50 हर्ट्ज स्वीप यूनिट या साइनोसॉइडल वेव देते हैं, वो अपने फुल साइकिल में, एक पूरे साइकिल में 4 बार रिजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होता है। मतलब कि जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी और जो साइनोसॉइडल वेव की फ्रीक्वेंसी वो 4 बार मिलेगी, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 बार और 2 बार नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो उससे हमें 4 पीक्स मिलेंगी, ठीक है। तो हम फेज डिफरेंस की वजह से जो ये जो फेज शिफ्टर है उसकी हेल्प से हम उन 4 पिक्स को 2 पिक्स में ले आएंगे, ठीक है। और टू पीक जो डिस्टेंस होगी हम उसको 2Q बोलेंगे, फुल लेंथ जो होगी उसको हम P बोलेंगे। P यहाँ डिनोट कर रहा है एम्पलीट्यूड को, B मैक्सिमम, ठीक है। Q डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर फ्रॉम पीक, सेंटर टू पीक, ठीक है। और Q शो कर रहा है, ये वाला चीज़ होगी Q, ये B नोट को कर रहा है। B नोट क्या होगा, जब लार्मर फ्रिक्वेंसी साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी, जब रेजोनेंस होगा तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो वैल्यू है B नोट। और एक साइनोसॉइडल वेव हेल्महोल्ट्ज कॉइल में मैक्सिमम कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, वो है B मैक्स। तो हमें B मैक्स की वैल्यू पता है, B नोट की वैल्यू पता है, तो हम इस फॉर्मूले से B नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हमने साइनोसॉइडल वेव और सिग्नल की हेल्प से B नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, पर हमें B मैक्स अभी नहीं पता। तो B मैक्स हम बायोट-सवर्ट्स लॉ की हेल्प से करेंगे, जो पीक टू पीक, मतलब ये पीक, ये और ये पीक टू पीक हाफ साइकिल में जो पीक टू पीक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब कि B मैक्सिमम हो गया एम्पलीट्यूड साइनोसॉइडल वेव का, दिस वन, या नेगेटिव में देख लो या पॉजिटिव में देख लो, ठीक है। तो यहाँ जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट करें, B मैक्स इजिकल टू 2√B। ये B होगा बायोट-सवर्ट्स लॉ से, इसकी हेल्प से B मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। B मैक्स हमें पता है, B नॉट हम इस फॉर्मूले से, तो B मैक्स इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, तो हमें B नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। B नॉट की वैल्यू आने के बाद हमें लैंडेज फैक्टर कैलकुलेट करना है। लैंडेज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन प्रिसीजन कर रहा है, बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद वो प्रिसीजन कर रहा है, तो उसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जब साइनोसॉइडल वेव या RF फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ठीक है, तब रेजोनेंस होता है, तब ये एनर्जी RF फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो हमें B नोट पता है, G निकालना है, तो G कैलकुलेट कर ले। G यहाँ G है लैंडेज फैक्टर। लैंडेज फैक्टर कुछ नहीं है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से G निकल जाएगा, G फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद करंट और जो Q क्या है, यहाँ B नॉट को शो कर रहा है, मतलब कि सेंटर टू पीक, दिस वन, ये पूरा 2Q है, ये B नॉट से B नॉट, ये 2Q है, और 2Q इजिकल टू B नॉट, तो Q इजिकल टू B नॉट, ठीक है। तो Q इजिकल टू Q शो कर रहा है अपने मैग्नेटिक फील्ड को, रेजोनेटिक मैग्नेटिक फील्ड को। Q और 1/I के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। I क्या है, जो हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स को करंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल में से हमें यहाँ G फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए ना 2 चीज़ें हैं, एक RF फ्रीक्वेंसी और करंट, ठीक है। हम दोनों में से किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रख के G फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करंट को RF फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया है और करंट को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि हमने
ग्राफ में शो हो रहा है, हमने 1/i की वैल्यू और q के बीच में स्ट्रेट लाइन आई। ठीक, Let us now demonstrate the experimental technique of electron spin resonance. हमारे पास तीन है, एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, DSO और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रोमीटर है इससे हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल को करंट और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए RF कॉइल है जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल से कनेक्ट होगी दिस वे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नॉब है मेगाहर्ट्ज़ में, और जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल को जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जा रही है रेडियो फ्रीक्वेंसी वो माइक्रोवेव रीजन में होगी। ठीक है, और जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दो नॉब्स हैं जो यहाँ कनेक्ट होगी। ठीक है, और करंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये एक नॉब है जो मिली एम्पियर में, ये DSO है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल DPHH, ये सैंपल है। और ये हम क्रिस्टल ही क्यों लेते हैं इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्रिस्टल की जो ऑक्सीलेशंस होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल सॉलिड है, सॉलिड में क्रिस्टल है, क्रिस्टल की वजह से वो उसके ऑक्सीलेशंस या मूवमेंट्स नहीं होगी, जबकि गैस और लिक्विड में वो फ्री होता है रिस्पेक्टिव, मतलब कि उसके कंपैरेटिवली। तो जिसकी वजह से हमें उसका G फैक्टर या उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना ईजी रह जाता है, इसलिए हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल होगा, और आप इसको उठा के देखोगे ना, इसके पीछे लिखा होगा इसमें नंबर्स ऑफ कॉइल्स कितने हैं और इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, आप जब फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू चाहिए, तब आप उसको वहाँ डिनोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ इस पे स्पेक्ट्रोमीटर पे। स्पेक्ट्रोमीटर को DSO से कनेक्ट करने के लिए हमें X और Y कंपोनेंट पे, X कंपोनेंट पर साइनोसॉइडल वेव होगी। ठीक है, जो X कंपोनेंट ये X वाला है और ये Y है। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा X, ये छोटा सा लिखा है, और इधर Y लिखा है। X पे आपको साइनोसॉइडल वेव ही लिखनी है, नहीं तो आपका ग्राफ ऐसे आने के बजाय, वर्टिकल आने के बजाय हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपने साइनोसॉइडल वेव Y पे ले लिया, Y का फिर आपने जो उसको फेज शिफ्ट करेगा ना तो Y पे शो करेगा, इस तरफ दिखाएगा, आपने को चाहिए ऐसे। ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव के लिए हो गया, और दूसरा Y है RF फ्रीक्वेंसी के लिए। ये Y चैनल पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो G फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, करंट और फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रख लो। हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं और करंट बदल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम जो रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी तो उसमें हम वैल्यू रख के B0 की G फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया DSO, इसे कनेक्ट हो गया। अब इसको ऑन करते हैं, ये देता है स्पेक्ट्रोमीटर को पावर। ये कॉइल्स को ऑन करने के लिए, हेल्महोल्ट्ज कॉइल को ऑन करने के लिए ये पावर है। ठीक है, और DSO ऊपर से ऑन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। ये देखो X कंपोनेंट पे है साइनोसॉइडल वेव, ये है EPR सिग्नल। ये देखो मैंने वहाँ बताया था ना आपको, मैंने आपको बताया था ना, ये देखो साइनोसॉइडल वेव है, ये फुल है, हाफ साइकिल, हाफ पॉजिटिव, ये हाफ नेगेटिव। यहाँ दो सिग्नल सारे पॉजिटिव में, मतलब ये शो कर रहे हैं, पीक शो कर रही है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। मतलब हमारा साइनोसॉइडल वेव की फ्रीक्वेंसी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जा रही है तब रेजोनेंस शो कर रही है। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेव पूरे अपने साइकिल में हाफ पॉजिटिव साइकिल में 2 बार और हाफ नेगेटिव साइकिल में 2 बार उस लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो रही है। ठीक है, तो हमें रेजोनेंस पीक्स 4 बार मिल रही है, EPR सिग्नल 4 बार मिल रहा है। अब देखो इनका फेज डिफरेंस है ना, तो इनको हम XY प्लॉट में DSO के हेल्प से करेंगे। अब देखो क्या करना है, उसके लिए यहाँ डिस्प्ले बटन है, उसको नॉब करोगे, फॉर्मेट आ जाएगा। ये YT फॉर्मेट में है, तो डिस्प्ले दोबारा करोगे, यहाँ करोगे XY फॉर्म में, तो यहाँ हमें 2 पिक्स मिल गई। 2 पिक्स के बजाय ये 4 है। अगर हम फेज नहीं करेंगे ना तो ये 4 पिक्स ऐसे आ रही हैं। ठीक है, इनके फेज शिफ्ट करने के बाद हमें 2 पिक्स मिल जाएंगी। ठीक है,
और इन दो नॉब्स की हेल्प से आप इस पीक को ऊपर या नीचे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये है 2Q, ये पीक टू पीक 2Q, और ये है P, ये P दिखाता है B मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल वेव। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, जो हम साइनोसॉइडल वेव या करंट दे रहे हैं उस वो मैक्सिमम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। पर हमें तो चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे लार्मर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो रही है रेजिडुअल फ्रीक्वेंसी, तो उसको डिनोट करते हैं B नॉट से, वो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो साइनोसॉइडल वेव है, जो साइनोसॉइडल वेव के कंपोनेंट को हमेशा एक्स पे रखना है। क्यों रखना है अभी बताता हूँ। देखो ये ग्राफ ऐसे मिल रहा है अपने को, अगर इसको हम उल्टा लगा देंगे ये देखो पीक्स ऐसे आ गई, ये दो पीक्स आ रही है ना, हमें ग्राफ ऐसे चाहिए, कर भी ऐसे भी सकते हो पर कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, मतलब ठीक है। अब देखो हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ को हमें अपने सहूलियत के लिए थोड़ा सा बीच में ले आ रहा है कि हम ये जो बॉक्स है वो कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, एक्स पे शिफ्ट हो रहा है और ये वाई पे, मतलब कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो गया ना, ये देखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करंट बदलें। करंट बदलने से क्या होगा, ये पीक पे ध्यान देना, ये दोनों पीक्स पे, ये तो ऑलमोस्ट जो पी की वैल्यू है ना ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव दे रहे हैं, वो हमने 50 हर्ट्ज़ पे फिक्स कर रखा है, ठीक है। उसकी वजह से पी की वैल्यू चेंज नहीं होती, या 30 जो ये ना बॉक्स है इसकी वैल्यू काउंट करनी है 5, ये एक बॉक्स का 5 है, 5 5 5, ठीक है। ये देखो साइनोसॉइडल वेव कैसे काउंट करें, पी की वैल्यू काउंट करके देखते हैं, 5 और 5, ठीक है। अब इसका कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, ये पी की वैल्यू 17 रह रही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट चेंज करेंगे ना, जो पीक टू पीक मतलब 2Q की वैल्यू चेंज होगी। ये देखो कम कर रहे हैं तो 2Q की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखो यहाँ 2Q की वैल्यू 10 थी और करंट को बढ़ा रहे हैं तो 2Q की वैल्यू कम होती जा रही है। बस ये चीज़ देखनी है। देखो हम जैसे करंट हम कम या ज़्यादा कर रहे थे, 2Q की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही थी, तो हम जो भी करंट है उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी 2Q की फिर उसको हाफ करें, Q की वैल्यू जो उनके बीच, Q हमें शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर रेजोनेंस हुआ था, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हुआ था, ठीक है, जो कि ग्राफ आता है ना, ये देखो ये वाला ग्राफ है B नॉट, ये Q की वैल्यू है, ये Q है और पूरा 2Q है, तो हमें सिर्फ B नोट की वैल्यू चाहिए तो 2Q, और ये पूरा P है, ये है B मैक्सिमम, तो उससे हम B नोट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आगे लार्मर फ्रीक्वेंसी के इक्वल रख के इस फॉर्मूले से हम G फैक्टर कैलकुलेशन कर लेंगे। और हम ग्राफ एक बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं Q यानी मैग्नेटिक फील्ड और 1/I के बीच में जो आएगा स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्मूला G B नॉट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, फॉर्मूले के लिए हमने B नॉट यहाँ से कैलकुलेट किया, फिर ये पूरा इसमें Q और P की हमने वैल्यू देख ली है, यहाँ रखेंगे, B नॉट आ जाएगा, B नॉट के बाद B नॉट की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो लैंडर्स G फैक्टर आ जाएगा। जहाँ यहाँ IQ
इसकी स्लोप है Q और 1/I। So with this intro, let us now start with this video, and please do not Uh, एक मिनट मैं पानी एक मिनट यस स्टार्ट हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है हम DSO यस। दैट So that's all for today. I hope you enjoyed this video, and I think the students did a great job, but there's always a scope for improvement. And with this, let's wind up today's video, and I'll be back with my next video.